नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और आज इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है वो है आज सैटरडे का टारगेट टेस्ट का सॉल्यूशन। रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, वीडियो प्रीमियर होगी। आपको लगेगा कि जैसे लाइव वगैरह में चल रहा है, कुछ लोगों को नहीं अगर पता है तो ये मत सोचना है कमेंट का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है ना। आप लोग अपने मन से कमेंट करते रहिए, वैसे ज़्यादा कुछ इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप चाहो तो बाद में भी 2x में देख सकते हैं, लेकिन देखें जरूर, पूरी वीडियो देखें। जो भी लोग आपका संस्थान से जुड़े हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी, और साथ साथ में जो और लोग भी जो YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो भाई हर हफ्ते का टारगेट आपको लगभग पता चल जाता है टेलीग्राम चैनल वगैरह में या जो भी कुछ के माध्यम से। तो उसको एक हफ्ता दो, उसको पढ़ो और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखो और उसको सॉल्यूशन करो, उसका सॉल्व करो। PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर मिल जाती है जो भी लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं संस्थान से, ठीक है। तो आप अपना जो टॉपिक है वो इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। कुछ लोग तो ढीठ होते हैं, हम ऑफलाइन में ऑनलाइन में तो बहुत लगातार बोलते रहते हैं, ऑफलाइन में भी कि भाई लाओ सॉल्यूशन करके लाओ, डेली आओ, तब भी क्लासेस आधा रहती हैं शनिवार को। तो वो लोग जाने अब क्या ही सोचा है उन लोगों ने। बट अपना सब्जेक्ट क्लियर करने का एक अच्छा एक माध्यम ये हो सकता है जब तक आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट हफ्ते जो हमें लगता है ना कि यार अब ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो वो ना लगे। अब आपके पास एक सॉल्यूशन का वो पड़ा है, उसको बस रिवीजन करने की जरूरत आपको लास्ट टाइम रहे, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं समय लेंगे आपका। पहला था ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि ऊपरी गंगा का जो मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में आपको यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। पहला कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, अब देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही से लगा उत्तराखंड मिल जाता है, तो भाई गंगा का मैदान जो भी यार आपका हरिद्वार से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। तो केंद्रीय यानी मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसमें क्षेत्र मिल जाएगा। दूसरा कि इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। अब सिंचाई के लिए आपको पता होगा कि भाई सर्वाधिक सिंचाई भी अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यूपी में मिलेगा, यही जो मैदानी भाग है गंगा का मैदान। दूसरा हमारे पास आता है कि नलकूप नहर वगैरह, तो यहाँ पर सिंचाई के प्रबल साधन मिल जाते हैं और गंगा नदी वहाँ पर सहयोगी वगैरह है आपके पास सिंचाई वगैरह के लिए, मुख्य रूप से नहर वगैरह में ना। तो दोनों के दोनों विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। जो भी हमारे पास भौगोलिक भाग हम बांटते हैं भारत को, उनमें से सबसे उपजाऊ क्षेत्र आपको ये मिलता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण होता है। जलोढ़ होती है जो आपका नदी के द्वारा बहाकर जो आपका गाद लाई गई, उससे जो मैदानी भाग इसका बनता है, ठीक। जलोढ़ में भी हमारे पास दो प्रकार के जलोढ़ मिलते हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। और इसी प्रकार से नदियों को भी बांटा गया। भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टी है, मिट्टी की बात कर रहा था मैं, 8 प्रकार की जो मिट्टी है उसमें से भी सबसे उपजाऊ जलोढ़, और उन जलोढ़ में से भी खादर सबसे उपजाऊ है, जिसको क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ कहा जाता है। और बांगर हो जाएगा आपका पुरानी जलोढ़। और आता है ये प्रश्न भी कई बार कि भाई इनमें से भी उपजाऊ कौन है, तो नई जलोढ़ सबसे ज्यादा उपजाऊ। याद कैसे रखना था, खाद शब्द इसमें जुड़ा है ना, तो खादर वाली खाद जो है ना वो उपजाऊ होती है, ठीक है। चलिए अगला है कि कथन दिया हुआ कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता यानी प्रमुख रूप से कृषि आधारित है, ठीक है भाई। भारत एक कृषि प्रधान देश वगैरह माना गया, जो शुष्क पेटी वगैरह की अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित है, ठीक। दूसरा इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। अब ये सारे आए हुए प्रश्न वगैरह हैं आपके पास जो भी मिलेंगे। हरित क्रांति मतलब फसलों की उत्पादकता से संबंधित ही, सभी को पता है, खाद्यान्न वगैरह से आगे भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर फिर से ऐसी कोई क्रांति आ सकती है, तो ठीक है, दोनों के दोनों चीजें सही है। लेकिन हरित क्रांति के आने से यहाँ पर आपका ये अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है, वो तो पहले से ही है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों सही तो हैं लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं है। थर्ड आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती, और ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। आप साइंस पढ़ो, आपका जो एग्रीकल्चर वगैरह है, आप भूगोल पढ़ो, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। कई बार हम मिश्रित खेती का मतलब ये सोच लेते हैं कि भाई 2 या 2 से अधिक फसलों को ना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को अगर एक साथ किया जा रहा है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका मिश्रित खेती उसको कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला, ये सब कनेक्ट हुए क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज था ना, तो पेपर तो आपका बहुत सारी चीजें कनेक्ट है एक दूसरे क्वेश्चन से। यहाँ पर भी कि कौन से एक भारत कृषि की विशेषता नहीं है।
प्रकृति पर आधारित निर्भरता, बिल्कुल भाई हमारे पास जो कृषि है वो आपका वर्षा पर या मानसूनी वर्षा पर, तो प्राकृतिक चीज़ों पर अभी आपका निर्भर है। उत्पादकता में निम्न स्तर है, जितना आपका क्षेत्र पे कृषि की जाती है, खासतौर पर्वतीय वगैरह क्षेत्रों में हम देखते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ उतनी उत्पादकता नहीं है, तो निम्न स्तर है। फसलों की विविधता है, बिल्कुल है, बहुत सारी फसलों का उपज है। बड़े खेतों की प्रधानता, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे भी जब हम आपका पढ़ते हैं कृषि जोत वगैरह की बात की जाती है तो भारत में जो है 1 हेक्टेयर से कम मिलती है, तो यहाँ पर खेतों का आकार बिल्कुल क्या मिलने वाला आपको, कम मिलने वाला है, बड़ा नहीं। तो फोर्थ वाला है जो भाई भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास जनसंख्या का दबाव, बिल्कुल भाई जनसंख्या अधिक है ना, तो उससे हिसाब से उत्पादकता फिर वहाँ पर कम मिलती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी ने छिपी हुई बेरोजगारी, ये अक्सर आपका कृषि के क्षेत्र में मिल जाती है, जिसमें क्या होता है, जैसे माना जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य मिलती है, यानी मैं कहूँ कि जो उत्पादकता है उसका मतलब जो श्रमिकों की संख्या, उसका उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे पास एक खेत है, उसमें अगर 2 लोग काम करें तब भी उत्पादन उतना ही होगा, 10 लोग काम करेंगे तब भी उत्पादन उतना ही होगा। बीच के जो 8 लोग हैं ना कहीं अगर परिभाषा के हिसाब से वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, लेकिन उनको लगता हम भी काम करें तो कहीं ना कहीं वो लोग जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र से, ठीक है, तो इसलिए भी आपका निम्न उत्पादकता वगैरह मानी गई है। भूजोत का छोटा आकार भी। अब यहाँ पर सहकारी कृषि नॉर्मली भारतीय अर्थ कृषि की जो गुण ही नहीं है। वैसे तो सहकारी कृषि क्या होती है कि जहाँ पर कई सारे किसान वर्ग मिलकर या कई सारी संस्थाएं मिलकर खेती करते हैं, और उसका जो आपका खासतौर पे नकदी फसल वगैरह से संबंधित ये कृषि है, और उससे जो उत्पादन होगा या उससे जो आय प्राप्त होगी उसका भी फिर अनुपात के हिसाब से क्या होगा, बंटवारा होगा। तो ये फिलहाल भारत की कृषि की पहले तो विशेषता बहुत कम है भी नहीं, तो यहाँ पर आपका उत्पादन कारण का मतलब निम्न उत्पादकता का कारण ये भी नहीं है। जो विशेषताएं वही होंगी सीधे सीधे। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई भारत की कृषि में क्या उत्पादकता क्या हो रही है, निम्न हो रही है, तो जो विशेषताएं हैं भारत की कृषि में वही तो उसके निम्न के का कारण है ना फिर, ठीक है। चलिए 6 आता है कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और विदर्भ क्षेत्र है। देखो तेलंगाना तो वैसे भी आपका पश्चिम में है, ठीक है, थोड़ा बहुत लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा वगैरह। विदर्भ क्षेत्र आपका मिल जाएगा। मेनली अगर हम बात करेंगे जो लौटता मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत में कृषि के लिए अधिकतम। केरल में कुछ मसाले वगैरह कुछ आपके पास जैसे कॉफ़ी, रबर वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली जो आपके पास कृषि वगैरह जो खेती बाड़ी वाली चीज़ें सस्य वाली, तो वो आपका तमिलनाडु में प्रमुख रूप से बाकी के कंपेयर अगर करें तो। 7 कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जो, तो ये मैं भी आपको बता चुका हूँ 1 हेक्टेयर से कम है ना। तो टॉपिक वाले टेस्ट भाई यही हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ना आपका क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या आ रखे हैं, पुराने क्वेश्चंस जो आए हैं उनके बेसिस पर आपके पास ही मिल जाएंगी चीज़ें, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगला है हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा, और सभी को पता है भारत में हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिलता है स्वामीनाथन का नाम। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड के द्वारा दिया गया, विश्व में नॉर्मन बारलोग ने इसको शुरू किया है। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और इन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय जो मिलता है ना, यहाँ पर इसकी जन्मस्थली मानी जाती है हरित क्रांति की, तो यहाँ से जो है इसको शुरू किया है। और इस समय जो सरकार में कृषि मंत्री थे वो C सुब्रमण्यम भी मिलते हैं, तो इनका भी योगदान इसमें मिलता है। वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करेंगे तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक, और कई बार पता है ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक, पहले तो ये ध्यान रखना श्वेत क्रांति भारत में ही थी, और बस वर्गीज कुरियन ध्यान रखना, ठीक। दूसरा अगर हमारे पास आता है क्वेश्चन कि जो कृषि से संबंधित एक पुरस्कार बारलोग पुरस्कार दिया जाता है, उससे उस बारलोग पुरस्कार से भी सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे, MS स्वामीनाथन आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे भाई तो पंतनगर हमने जन्मस्थली इसकी बता दी। हाँ, खाद्यान्न खासतौर पे गेहूं की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तिलहन में सबसे कम आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, तिलहन दलहन में, ठीक है। हाँ, आगे चलेंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति, देखो इंद्रधनुष का मतलब क्या है, जिसमें सभी रंगों का मिश्रण है, तो यहाँ पर भी वो सभी की सभी आ जाएगी, सभी उपयुक्त तो सभी। हरित क्रांति, खाद्यान्न वाली, श्वेत क्रांति, दुग्ध वाली, नीली क्रांति, मत्स्य वाली, तो उन सभी का मिश्रण या फिर और भी जो क्रांति है सारी आपके पास, उन सभी का मिश्रण आपको इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में मिलता है। हाँ, सुमेलित करना था, यहाँ पर बहुत आसान था इसमें कि खाद्य उत्पादन से सीधे सीधे फिर से वही हरित क्रांति हो जाएगी, दुग्ध वाली श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन वाली नीली हो जाएगी, और उर्वरक वाली भूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा भाई।
11 कि किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है। देखो रबी की फसल की जो बुआई है ना वो अभी हाल ही में हो चुकी है, जो पिछले एक बीते महीने, तो हमारे पास मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर में। यहाँ पर हमारे पास जून जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास खरीफ की फसल मिलती है, खरीफ की फसल जिसमें धान वगैरह आता है आपका, ठीक है। मार्च अप्रैल की बात करेंगे तो जायद की फसल इसमें आ जाती है, 3 फसलें ना, 3 फसल चक्र जायद की फसलें, जिसमें आपके पास खीरा कद्दू वगैरह जो साग सब्जी वगैरह है उसकी प्रधानता यहाँ पर प्रमुखता उसकी मिलती है। आगे निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं। नकदी फसल वो फसल होती है जिसका उत्पादन केवल और केवल आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्ति सीधा तौर पर उसका उपयोग नहीं कर सकता है। हमारे पास है गेहूं, तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा बाहर, क्योंकि ये तो हम खुद के लिए कर रहे हैं भाई मेनली। चना मटर गेहूं, फिर से ये भी है गेहूं। यहाँ पर आपके पास 4th वाले में चावल, लेकिन ऑप्शन 3rd है। माना कपास आपने उगा दिया लेकिन वो एक कच्चा पदार्थ है आपके लिए, उसका आप यूज उस तरीके से नहीं कर सकते हो। गन्ना है, कितना खा लोगे, बननी तो उससे चीनी ही है ना, तो वो आप घर में तो नहीं बन सकती। केला है, अब केला है तो भाई बेचने के लिए मुख्य रूप से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। रबर हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगी, चाय कॉफ़ी मसाला वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास किस में आ जाते हैं, नगदी फसल के रूप में आपको मिलते हैं। 13 है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखो उत्तर प्रदेश का अगर हम प्रथम स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ना, अगर मैं बात करूँ तो चावल ही पहले बाहर हो जाएगा। देखो चावल की अगर हम बात करेंगे ना तो चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर हम दाल की बात करेंगे तो दाल आपका MP मध्य प्रदेश में मिल जाती है, तो हमारे पास ऑप्शन 2 मिलता है, गेहूँ में है ही और गन्ना में मिल जाएगा भाई, ठीक है। गन्ना में ये मिल जाएगा। और अगर चीनी मिल की बात करेंगे तो तब आपका मुंबई में है, ठीक। चलो महाराष्ट्र में, मतलब निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, ठीक है भाई। विचार किया हमने कि एक कपास है, मूंगफली, धान और गेहूं है, इनमें से खरीफ की फसलें। सबसे पहले खरीफ की फसलें तो देखते हैं, लेकिन गेहूं हमारे पास क्या है, रबी की फसल है ना, तो इसको अगर हटा देंगे तो 4 यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी। अब हमारे पास बचा कपास, मूंगफली और धान, तो ठीक है, तीनों के तीनों आपके पास मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3rd आपके पास यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है कि कथन है फिर से कि भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादकता अधिक होती है। यहाँ पर आपके पास कहा गया कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादकता। अभी हमने कहा धान चावल में कौन है भाई, पश्चिम बंगाल, उससे भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हो आपके, ठीक है भाई, पूर्वी तट में ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल ये कथन तो फिलहाल सही है। दूसरा कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा आपके पास मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास अब जब इस तरीके से हो जाए ना तो पहला सही और दूसरा गलत, तो तब तो इस चीज़ की भी दिक्कत खत्म हो जाती है व्याख्या करने की। ऐसे प्रश्न में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर आती है कि माना 2 सही तो मिल गए आपको, लेकिन व्याख्या है या नहीं है, ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको 1 सही 1 गलत मिल गया तो 1 नंबर फिर पक्का इसमें हो जाता है ना, तब व्याख्या वो क्या छोड़ो। 16 है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। देखो कपास के लिए अगर हम बात करेंगे तो कपास के लिए आपका महाराष्ट्र, गुजरात वाला या उसके बीच में जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे पहला कि उत्तर पश्चिमी भारत और गंगा का क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है ना, तो ये तो गया बाहर। दूसरा यहाँ पर आपके पास मिलेगा, अच्छा देखो इसमें दक्षिणी भी नहीं होगा, उत्तरी भी नहीं होगा, तो हमारे पास केवल सेकंड बचता है कि उत्तर पश्चिमी, वो राजस्थान से लगा हुआ गुजरात वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, और पश्चिमी मतलब महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें आ जाता है। अब आपको पता क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना काली मृदा की अधिकता पाई जाती है, और काली मिट्टी जहाँ अधिक होगी आपको पता है काली मिट्टी को ही कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो तब वहाँ पर आपके पास क्या है, कपास के उत्पादन की अधिक संभावना होती है, मूंगफली भी यहाँ पर ज़्यादा होती है वैसे तो। चलिए 17 आता है कि भारत का सबसे बड़ा कपास, आ गया यहीं पर है ना, तो इस कपास उत्पादन है फिर आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गुजरात। और जैसे मैंने कहा ना कि एक दूसरे से लगे हुए क्षेत्र में लेंगे तो बस फटाफट से आपके पास मिल जाता है। अगला है हमारे पास कि निम्नलिखित में से सुमेलित है, जो सही सुमेलित है वो आपको बताना था। ये रेशम के प्रकार भारत में कुछ मिल जाते हैं आपके पास, तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ पर ईरी हो जाएगा असम, और ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ईरी और मूंगा के लिए भी आपके पास वैसे क्या मिल जाएगा, असम मिल जाएगा। सहतूती रेशम की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कर्नाटक है, और टसर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, झारखंड वाला क्षेत्र मिल जाएगा। झारखंड के साथ साथ चाहे तो यहीं पर आपका उड़ीसा भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ये सब चीजें बस ये आपको मिलानी है और लिखना है इन चीजों को, ठीक। 19 आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर का आपने यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले कि
चाय असम की मुख्य फसल है। बिल्कुल है भाई, जो चाय है तो वो आपके पास क्या है, असम में ही अनुसंधान संस्थान भी है चाय का, जोरहट में। ठीक है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि कहवा तमिलनाडु की मुख्य है, तो कहवा तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, कॉफ़ी मिलती है आपके पास कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर, ये भी सही है। गुंटूर वगैरह जो भी आपका जो बोर्ड यहाँ पर है, राजमुंद्री वगैरह, ये आपके पास मुख्य रूप से यहीं मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में तंबाकू। फोर्थ है कि जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल, ये गलत हो जाएगा। जो जूट है ये आपका पश्चिम बंगाल में। जूट की बात करेंगे या इसी का जो फसल रहती है उसको पटसन कहा जाता है। ठीक है, पटसन यानी पटसन वो पौधा है, वनस्पति है, और इसका रेशा जो है ना वो जूट कहलाता है। तो वैसे तो आपके पास बांग्लादेश देशों में आता है, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट वही है जिसकी बोरी बनती है, बोरी कट्टा बनता है, या फिर आपका कभी लेंटर वगैरह पड़ा होगा शहरों में आप देखते हो ना, तो उसकी रस्सी डोरी बनाई जाती है, तो वो आपके पास जूट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही पूछा था ना, सही, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर आपके पास ये आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित मसालों में भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो इनमें से तो भारत किसी का भी नहीं है। अगर हम बात करें काली मिर्ची, तो काली मिर्ची में कोई आपके पास यहाँ पर क्या है, वियतनाम का नाम आ जाएगा, वियतनाम। इलायची की अगर हम बात करेंगे तो इलायची में ग्वाटेमाला है, ये ग्वाटेमाला कोई देश आता है, दूसरे पे शायद इसमें भारत है। लौंग भी आपके पास इंडोनेशिया मुख्य रूप से, तो अदरक में जरूर भारत है। तो अगर इसका कहीं पर स्टेटमेंट में केवल 4 होता तब जरूर इसका आंसर हो जाता ऑप्शन में, लेकिन नहीं है, तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, हाँ, अदरक में भारत का प्रथम मिलेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, झूम कृषि से संबंधित भाई। अब झूम कृषि से संबंधित अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट है पोंडू या पोडू, तो ये आपके पास दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन कंफ्यूज भी कर रहा था तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों में है। ठीक है, बात करेंगे मासा की, तो मासा हो जाएगा आपके पास कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पोनम केरल में हो जाएगा, यानी पश्चिमी तट में। वैसे केरल में या फिर उसके बाद जो पश्चिमी घाट मिलता है ना, वहाँ पर इसको कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। और झूम मिल जाएगा असम में। ठीक, असम यानी पूर्वोत्तर वगैरह में उसको झूम कहा जाता है। झूम कृषि सभी को पता होगा कि झूम कृषि के तहत एक विशाल क्षेत्र के वनस्पति को काट कर उसको जलाया जाता है, और उससे जो राख मिलती है उसको उपजाऊ भूमि वगैरह के रूप में प्रयोग करके वहाँ पर कृषि की जाती है। जब उसकी उत्पादकता समाप्त हो जाए तो फिर वही चीज कहीं और पर की जाती है, उसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए इसको काफी हानिकारक माना जाता है भाई। ठीक है ना, चलिए 22 आता है कि भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही ह्रासवान क्रम, ह्रासवान यानी अधिक से कम की ओर। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है चावल, गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज आता है, और फिर आते हैं दलहन यानी दालें, ऑप्शन नंबर 4 में। अगर हम एक एक फसल की बात करें सर्वाधिक में, तो इसको हम उत्तराखंड में थोड़ा ये भी याद है, जैसे उत्तराखंड में गेहूं है, भारत में जाओगे चावल है, ऐसे एशिया में सबसे ज़्यादा फिर गेहूं, फिर विश्व भर में चावल, यानी गेहूं चावल, इस तरीके से इसका सीक्वेंस है वैसे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपके पास मिल जाएगा। और इसमें आपको पता है ना कि जैसे चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, गेहूं यूपी में हो जाएंगे, मोटे अनाज आपका राजस्थान वगैरह मिल जाता है, दालें आपका मध्य प्रदेश में। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से आपको क्या क्या याद है उस हिसाब से चलेंगे। हमारे पास, मुझे पता भाई, गुंटूर चाय तंबाकू बोर्ड सभी को पता होना चाहिए, चाय बोर्ड कलकत्ता में, यहीं पर जूट भी। चाय का अनुसंधान संस्थान आएगा तो वो है जोरहाट असम में। ऐसे ही हमारे पास तंबाकू का भी अनुसंधान संस्थान आएगा तो वो राजमुंद्री में आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रबर बोर्ड है तो रबर बोर्ड आपके पास हो जाएगा कहाँ, कोट्टायम में। अब बचा ही क्या है, कॉफी, तो कॉफी सामने सामने मिला दो। तो यहाँ पर आपके पास 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो अब बाकी चीज़ें भी लिखनी, यहाँ पर देखो लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जितना बस पेपर वगैरह में इतना ही हो सकता है, 100 क्वेश्चन में ही आप इतना ही टाइम मिल पाता है आपको भी पेपर सोल्व करने का। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर तो पेपर आपका सोल्व कराया जा रहा है, तो जो कुछ पेपर में डाउट हो वो क्लियर होंगे, बाकी सब्जेक्ट खुद सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इतने से काम नहीं चलेगा, सारे बोर्ड वगैरह लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी। एक बहाना है किताबों को खोलने का, तो उसको हल्के में मत लो, बाद में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं जब, तो तब चीज़ें याद आती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला था कि भारत में 20 एग्रोलॉजिकल, अच्छा इसको ना एग्रो इकोलॉजिकल करना, एग्रो इकोलॉजिकल,
ठीक है, यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। बिल्कुल भाई, अगर कृषि जलवायु आएगा, कृषि जलवायु क्षेत्र, तब 15 है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो 15 है। एग्रीकल्चर क्लाइमेट सेंटर तब 15 मिलेंगे। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 पंतनगर में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कि भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब था, ये भी बढ़िया है। और लास्ट है कि भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार, तो चालू जोत का जो सबसे बड़ा औसत आकार है वो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में मिलेगा भाई। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा औसत आकार जो है चालू जोत, जो अभी चालू सक्रिय जोत है कृषि जोत, उनका आकार आपको राजस्थान में मिलेगा सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में लौह अयस्क गोंडवाना क्रम की सेलों में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है भाई। देखो, गोंडवाना क्रम की अगर हम बात करेंगे तो गोंडवाना क्रम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कोयला। जबकि लौह अयस्क या धात्विक चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास धारवाड़ मुख्य रूप से आता है, और वैसे उसके बाद आता है कुड़प्पा। ठीक है, धारवाड़ और कुरप्पा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे कि भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केवल 2 है जो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगला है कि बेलाडीला खान के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यह कर्नाटक राज्य में, बिल्कुल कर्नाटक राज्य में क्यों होगी बेलाडीला? बेलाडीला मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यह लौह अयस्क मैग्नेटाइट की खान है। देखो, जो बेलाडीला की अगर हम बात करेंगे ना तो बेलाडीला आपका हेमेटाइट के लिए मिलती है, हेमेटाइट की। यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, बिल्कुल है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो ये भी सही है। सही ढूंढना था तो इसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मैग्नेटाइट अगर हम किसी भी किताब को उठा के देख लेना तो मैग्नेटाइट सबसे शुद्ध प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अभी हरिद्वार आयोग के एक पेपर में आया था तो वहां पर उसको हेमेटाइट माना गया। अब शायद वो केवल माजिद हुसैन की किताब में है, बाकी जगह कहीं पर भी नहीं है। एनसीईआरटी आज तक आप उठाओगे ना उसमें भी यही मिलेगा कि मैग्नेटाइट। मैं भी यही कहूंगा कि मैग्नेटाइट करना, एक आध पेपर में चीजें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाला फिर आपको हेमेटाइट मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो दोनों को ध्यान रखना, ये सबसे शुद्ध है और ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में है। आगे चलेंगे आपका 27 पे कि निम्नलिखित लौह अयस्क खान में कौन सही है। सही आपके पास यहाँ पर पूछा गया था, तो पहले आपके पास केंदुझर, तो केंदुझर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उड़ीसा में ये सही है। बेलाडीला अभी हमने इसी के ऊपर देखा ना, अभी छत्तीसगढ़ में। बालाघाट की बात करेंगे तो बालाघाट मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, और कुद्रेमुख आपके पास मिल जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए कुद्रेमुख के साथ साथ यहाँ पर आपका बाबा बूदन की पहाड़ी भी है, बाबा बूदन की पहाड़ी। और उड़ीसा में आपके पास यहाँ पर बादाम की पहाड़ी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये 2 सही हैं, 1 और 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो, सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो जस्ता एक तो हो जाएगा, सीसा जस्ता वगैरह यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। चांदी भी यहीं पर मिल जाएगा, जावर की खान वगैरह जो है। तांबा के लिए आपके पास मध्य प्रदेश मिल जाएगा, और बॉक्साइट भी आपका मिलता है कहाँ पर, उड़ीसा में। तो कुल मिलाकर सही पूछा गया फिर से, तो 1 और 2 किसके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक। सीसा जस्ता वो एक साथ उसको जुड़वा भी कहा जाता है ना, और चांदी यहाँ पर आपका आ जाएगा। निम्न तांबा क्षेत्र में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तांबा क्षेत्र की बात करेंगे तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, हासन कर्नाटक में आपके पास मिल जाएगा। जो मलाज खंड है ना, तो मलाज खंड आपके पास मिलता है मध्य प्रदेश में। बाकी खेतड़ी तो भाई राजस्थान में पता ही है आपको, तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध मिलता है। अगला है कि सही कथन का चयन करें। पहला है कि भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित हैं, बिल्कुल है भाई। कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में, और ये सबसे नया है, ये कोल्ड डेजर्ट वाला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित कच्छकरण। तो 1 और 3 पहले इसमें आंसर देख लेते, सही था ना, सही कथन। तो 1, 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपके पास नीलगिरी मिल जाएगा 1986 में। उसके बाद हमारे पास सबसे नया वाला यही मिलेगा, कोल्ड डेजर्ट। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हो जाएगा कच्छकरण, सबसे छोटा पिट्टी व गुजरैन। जो लोग लगातार प्रैक्टिस सेट वगैरह में दी तो बहुत बार रिवीजन हो चुका है आजकल, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। नेशनल पार्क में फिर अलग चीज़ें आ जाती है, हेमिस आ जाएगा सबसे बड़ा, सबसे छोटा साउथ बटन आपके पास आ जाएगा।
अंडमान निकोबार में। टाइगर रिजर्व में भी हमने देखा सबसे बड़ा आपका नागार्जुन श्रीशैलम और सबसे छोटा बोर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास इससे संबंधित क्वेश्चन था फिर से कि भारत में 13 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल, अभी तक 12 थे लेकिन अभी मैंने कोल्ड डेजर्ट वाला जो शामिल था तो उसको भी सीधे सीधे यहाँ पर आएगा तो 13 मिल जाएंगे। नंदा देवी को 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, मतलब नंदा देवी को जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको यहाँ पर यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरवन है। तो सुंदरवन नहीं, यहाँ पर भी आपके पास कौन मिलेगा, नीलगिरी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सही की बात करेंगे तो 1 और 2 इसमें भी सही थे, तो 1 2 ही सही हो रहे हैं आजकल ज़्यादा, है ना, आज वाले पेपर में। चलो आगे फिलहाल अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि भारत में कोयला खान या भारत में प्रथम कोयला खान, तो प्रथम कोयला खान आपके पास रानीगंज मिलेगा, रानीगंज हो जाएगा। दूसरा, गोंडवाना क्रम की सेलों में भारत का 90% से अधिक कोयला मिलता है, ये भी सही है। और अग्रणी में आपके पास उड़ीसा, झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़ मिल जाएगा इसमें। तो ये वाला तो अभी भी देखा ना, शायद पीछे गई, है ना। तो ठीक यहाँ पर आपके पास सही पूछा था, अभी 2-3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है। गोदावरी घाटी में आपके पास सिंगरेनी मिल जाएगा। सिंगरेनी पता कहाँ पर है, तेलंगाना। अभी आपका किसी पेपर में सिंगरौली आया था, सिंगरेनी या सिंगरौली था शायद, तो वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है। बहुत सारे लोगों ने आपका सिंगरेनी के लिए मध्य प्रदेश कर दिया था उस समय, तो ये फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये तेलंगाना में आपको मिलता है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है भाई। लिग्नाइट का उड़ीसा नहीं, लिग्नाइट का कहाँ पर है, तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला लिग्नाइट, ये भी नहीं है, कौन है, बिटुमिनस आ जाएगा। आगे देखेंगे इनको, लेकिन फिलहाल अभी अगर हम गलत कथन की बात करेंगे तो इसमें दोनों गलत हैं। गलत कथन पूछा हुआ अभी, इसलिए इसके दोनों आंसर यहाँ पर आपके पास दोनों कथन मिल जाएंगे जो गलत हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 35। कहता है कि कौन सा कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है। सही सुमेलित की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो माकुम हो जाएगा असम में, नामचिक नामफुक हो जाएगा आपके पास कहाँ पर, अरुणाचल में, नेवेली तमिलनाडु सही है, ठीक है। और उमरिया की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उमरिया आपके पास मिल जाएगा भाई कहाँ पर, जो उमरिया है वो आपके पास मिल जाएगा मध्य प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। नेवेली सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में है, और नेवेली जो है आपका लिग्नाइट के लिए, अभी ऊपर भी हमने नेवेली देखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसके लिए, कोयला के लिए। और ऐसे ये क्षेत्र आपका तेल वगैरह के लिए भी तो मिलता है, माकुम, नामचिक, नामफुक वगैरह, तो खैर कोयले के लिए मेनली है। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है, सबसे उत्तम रूप है, तो वह है एंथ्रेसाइट। कई बार हमने देखा कि मुख्य रूप से विश्व भर में जो कोयले के 4 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो ABCD का सीक्वेंस है अल्फाबेट का, वही यहाँ पर है A, B, फिर L और फिर P। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे पहले पीट का मतलब पिटा हुआ सबसे खत्म प्रकार का कोयला है, तो इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाई कार्बन की मात्रा, तो ये होगी कार्बन की मात्रा, यानी सबसे ऊपर जो है उसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए वो सबसे शुद्ध भी है। शुद्धता का क्रम भी यही है, ध्यान रखना। उसके बाद इसमें तो ये, उसके बाद शुद्ध है, फिर ये आपका शुद्ध है। हमने यहाँ पर थोड़ा क्षेत्रों के हिसाब से भी देखा कि माना मैं भारत का नक्शा उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, तो तब ये ध्यान रखना कि सबसे ऊपर एंथ्रेसाइट है, और भारत में सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, JNK क्षेत्र है। तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपके पास एंथ्रेसाइट मिलने वाला है। पीट मैंने कहा हटा दो इसको। सबसे नीचे जो आपका लिग्नाइट है, लिग्नाइट के लिए सबसे नीचे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, अभी नेवेली हमने देख लिया। अब बीच में जो आपके पास मिलता है वो है कौन सा, गोंडवाना क्षेत्र। और गोंडवाना देखो दिख भी सबसे बड़ा यही रहा ना, तो सबसे ज़्यादा गोंडवाना में जो है आपका क्षेत्र किसका, बिटुमिनस का। तो बिटुमिनस कोयला ही सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपका बिटुमिनस है इसको कुकिंग कोल भी कहा जाता है, यानी कुकिंग जो भट्टी में प्रयोग होता है। लिग्नाइट की बात करेंगे तो इसको भूरा कोयला कहा जाता है, भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है भाई। और सबसे महत्वपूर्ण है, कभी कभार अगर आता है कि नेवेली संयंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर आपके पास सीधे सीधा आंसर आ जाएगा, क्या आपके पास क्या आ जाता है, लिग्नाइट आ जाता है, ठीक है ना। कोयला ना भी आए तो लिग्नाइट आ जाएगा कोयले के प्रकार के नाम से। चलिए अगला है कि
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई में है, तो डिगबोई में है भाई आपका 1889 में डिगबोई में खोदा गया है पहला सफल कुआं। वैसे तो पहला माकू में भी मिलता है, वहां पर आपका असफल रहा था, तो डिगबोई में ये डिगबोई में तेल कुआं है, ध्यान रखना। अगर डिगबोई में तेल शोधनशाला आती है, प्रसंस्करणशाला जो है तेल शोधनशाला, तो ये तेल शोधनशाला तब आपके पास 1901 में मिल जाएगा डिगबोई में। भारत की पहली तेल शोधनशाला मिलती है, रिफाइनरी जिसको कहते हैं ना। तो पहला वाला तो भाई बिल्कुल सही है। दूसरा वाला यहाँ पर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई, बॉम्बे हाई मिलता है। तो ठीक है, ये बॉम्बे हाई आपके पास मिल जाएगा, तो ये भी आपके पास सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। एक पेट्रोलियम के रूप में आता, तो पेट्रोलियम के रूप में वो जामनगर मिलेगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना सही है? नूनामाटी, नूनामाटी असम में, ठीक है भाई, असम हो जाएगा नूनामाटी। दूसरा आपके पास नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ आपके पास मिल जाएगा, ये भी असम में। तो दूसरा यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाता, आंसर मिल जाता तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश, तो कोयली गुजरात में मिल जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड भाई इसमें भी। अब रटने वाली चीज़ें हैं ये, बस थोड़ा सा मैपिंग वगैरह करोगे तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये वाला जो खनिज वाली चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित बादाम की पहाड़ी लोहे के लिए अभी हमने देखा। सेकंड है आपके पास जावर की खान, तो जावर क्षेत्र आपके पास सीसा के लिए, चांदी के लिए, दोनों के लिए। मौसाबानी सोने के लिए नहीं, बल्कि मौसाबानी किसके लिए, तांबा के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे चांदी के लिए भी इसको जावर कर देना, हट्टी और सोना के लिए, हट्टी और कोलार क्षेत्र मिलते हैं जो आपका भारत में सोने के लिए कर्नाटक में महत्वपूर्ण है। तो सुमेलित फिर से इसमें 1-2 मिल जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम केंद्र सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा आपके पास कहाँ पर मिल जाएगा भैया, झारखंड में मिल जाएगा जादूगोड़ा। ठीक है, बाकी तो इसमें भी आपका सही था। रोहिल राजस्थान में, दोसाई साइट मिल जाएगा मेघालय, और गोगी क्षेत्र आपका कर्नाटक में मिलता है यूरेनियम के लिए, नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम। 42 है कि ऊर्जा उत्पादन के निम्न साधनों में भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशत के अंश के अनुसार और वो यानी घटते क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। तो भाई भारत में अगर हम बात करेंगे जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा पहले तो है जल विद्युत से, तो वही मिल जाएगी आपके पास। फिर आपके पास प्राकृतिक गैस आ जाएगी, नाभिकीय और डीजल। वैसे तो सभी यहाँ पर 1 2 3 4 ही लग रहा है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास यहाँ पर मिल जाता है भाई। निम्नलिखित में से नाभिकीय संयंत्र केंद्र के संदर्भ में सही सुमेलित, जो सही सुमेलित है वो पूछा गया है। सबसे पहले चलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तारापुर। तारापुर मिल जाएगा महाराष्ट्र में, ये गलत हो जाएगा। गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में हमारे पास मिल जाएगा भाई काकरपारा, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये भी गलत, पहला गलत। रावत भाटा है राजस्थान में, ये सही है। कैगा हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है ना। तो सही सुमेलित था, तो इसमें भी 1 और 2 मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड, सब में 1 2 ज़्यादातर आपके पास आ रहा है। एक मिनट, सही सुमेलित है तो ठीक है, 3 4 होगा ना यार, सॉरी 1 2 तो इसमें गलत है, 3 4 आपके पास यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक नरोरा आता है, नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। एक आपके पास आएगा कलपक्कम और कुड़नकुलम। कलपक्कम और कुड़नकुलम की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों आपके पास कहाँ पर मिल जाते हैं, आपका तमिलनाडु में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, कहेगा कर्नाटक आपके पास सही दिया हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सर्वाधिक टिन अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। दूसरा, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश नहीं बल्कि ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, तो दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विंध्य सेलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई? यहां पर 2-3 चीज को कंफर्म करना है। ठीक है, एनएच की बात कर रहा तो तभी आपका यूपी है। अगर स्टेट हाईवे की बात करेगा, स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक सड़क लंबाई वाला राज्य, तो तब है महाराष्ट्र, उसमें नेशनल हाईवे भी है और स्टेट हाईवे भी सर्वाधिक। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहां पर कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला, तो तब आपके पास कौन मिल जाएगा? तब आपके पास केरल मिल जाता है।
ठीक है। तो इस सीक्वेंस को यहाँ पर ज़रा ध्यान से लिखना भाई, देखना इस चीज़ को, और बाकी आगे के प्रश्न अगर कहीं पर और मिलते हैं तो उनको भी देख लेंगे। नेशनल हाईवे वाला था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए, ठीक है। यह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ता है। किसी ने ना ये फर्स्ट वाला हटा दिया इसमें से कि ना जी पहले वाला तो गलत है, वही तो 4 हैं, 3 तो गलत तो नहीं हो सकते ना ये, ठीक है। चौथा नहीं था इसमें, उसको आप जोड़ दोगे, लेकिन बाकी 3 तो है ना साथ साथ में। इसकी लंबाई 5846 मिलेगी, ठीक है। तीसरा है कि आपके पास क्या मिल जाएगा, उत्तर से दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका तीनों की तीनों सही मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी का अगला ही क्वेश्चन इसी से फिर संबंधित था कि स्वर्णिम चतुर्भुज, वही है वो परियोजना जो भी इससे पहले थी। उसमें अब आपको पूर्वी पश्चिमी गलियारा पूछा हुआ है, तो पूर्वी पश्चिमी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिलचर से पोरबंदर, कभी कभार पोरबंदर की जगह पर एक क्वेश्चन आया है, तो पोरबंदर की जगह पर उसमें द्वारका लिखा हुआ, तो वही है द्वारका क्षेत्र भी। 48 के निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में राज्य में प्रथम पायदान पर है? तो अभी सड़क आएगा, अभी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है क्या, अभी उसमें ना तो पूछा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग, ना कुछ पूछा हुआ है, तो अभी कंफर्म हो गया कि सड़क यानी दोनों, ये सभी प्रकार की सड़कों में महाराष्ट्र। फिर से वही, स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र मिल जाएगा, नेशनल हाईवे में आपके पास यूपी मिल जाएगा, घनत्व में केरल। 49 है भाई, अच्छा इसको ध्यान से देखना। पहला है कि रेल कोच फैक्ट्री, तो रेल जो कोच फैक्ट्री है वो आपका कपूरथला पंजाब में। और जो आपको पता है शायद तो ऑप्शन सी आपको पता हो जाना चाहिए कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो आपका वाराणसी में। क्या इससे बन रहा है 1 का 3, अच्छा 1 का 3 तो ये तो पहले से ही बन रहा था ऑप्शन नंबर 4 वाले में, ठीक है। सी का 4 है ना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर व्हील एवं एक्सल संयंत्र बंगलुरु हो जाएगा और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पोराम्बूर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर मिल जाएगा। पोराम्बूर तमिलनाडु में मिलता है ना। अगला चलते हैं, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? यानी यहाँ पर एक समूह दिया हुआ कोंकण रेलवे का। कोंकण रेलवे 1998 में आपके पास मिल जाएगा। जो रेलवे पटरी या रेलवे जो है वो आपका गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक है बस खाली, लेकिन लाभान्वित होने वाला उसमें केरल भी एक अलग से राज्य मिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में आपका तमिलनाडु हट जाता है, वैसे भी मध्य प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु यहाँ भी हट गया। तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु में तो है ही नहीं है तो वो केरल में भी नहीं है, लाभान्वित बस केरल तक है, ठीक है। चल अगला आपके पास आता तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है ONGC, तो ONGC का तो उससे मुख्यालय है भाई देहरादून में, लेकिन इसका आधिकारिक जो आपका केंद्र वगैरह है वो फिर आपका नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषक निगम लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास नागपुर में मिल जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात करते हैं तो ये आपका फिर मिल जाएगा हैदराबाद में। और डी वाला हो जाएगा आपका कौन, 1। तो अगर हम इसके यहाँ पर मिलान की अगर हम बात करेंगे तो इसका मिलान हो जाएगा पहले का 4, तो देखो इसी से मिल जाएगा 4, वही बना 4 3 2 1, 4 हो जाएगा 3 2 और 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला भाई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 52 आता है और ये भी आसान है क्योंकि लगभग ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये पता कौन सा है, नीरी। नीरी आता है ना आपके पास, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च वाला नीरी, इस तरीके से। तो ये नागपुर में 58 के आसपास का है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो खाद्य वाला मैसूर है। आलू वाला शिमला मिल जाएगा। तंबाकू वाला राजमुंदरी अभी हो भी चुका है, ठीक है। तो अब इसका आंसर यहाँ पर ये भी पहले से ही हो जा रहा था सीधे से, अगर आपको नीरी पता है तो ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर मिलता है। 53 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सब्जी वाला हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, तो ये उपोष्ण उद्यान वाला जो होगा ये मिलता है आपके पास लखनऊ यूपी में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भाई इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, उच्च स्तरीय वाला आएगा तब वो श्रीनगर में कहीं पर है। थर्ड वाला विशेष रूप से ध्यान रखना, गन्ना या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आता है तो लखनऊ में, लेकिन अगर भारतीय गन्ना प्रजनन वाला आएगा तब हो जाएगा कोयम्बटूर में। कई बार हम इसी तो कोयम्बटूर याद रहता है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। गन्ना वाला लखनऊ में हो जाएगा, दलहन वाला कानपुर। अच्छा, दलहन वाला कानपुर में है, लेकिन अगर आपके पास तिलहन वाला आता है तो तिलहन वाला हो जाएगा आपके पास हैदराबाद। अगला आपके पास है 54 की पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? भारत में सबसे पहले कृष्णा और गोदावरी, ये पहली
परियोजना है जो सफल रही है। 2015 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। ठीक है, नदी जोड़ों से संबंधित है। हाँ, दूसरी जो नदी जोड़ों संबंधित है ना, वो आपके पास केन व बेतवा, केन और बेतवा नदी को जोड़ा गया है। तो दूसरी अभी वैसे प्रस्तावित इस पर काम चल रहा है, लेकिन ये पूरी हो चुकी है, तो ये आपके पास मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सही सुमेलित नहीं है? देखो तो जरा इसको। पहला घाट प्रभा, कर्नाटक में घाट प्रभा नदी मिलती है वैसे तो, है ना। उकाई हो जाएगा, गुजरात ताप्ती पर मिल जाएगा। ऐसे अगर हम बात करेंगे अगली, तो हमारे पास मिल जाएगा आपका नीरा नहर परियोजना। तो जो नीरा नहर परियोजना है, ये भी आपके पास यहाँ पर क्या ऐसा ही हो जाएगा। जवाई परियोजना, तो जवाई थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, जो जवाई है वो राजस्थान में मिल जाती है। ठीक, अगला चलेंगे आपका 56 में कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य, तो ये हो जाएगा पंजाब। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, नलकूप से नलकूप व नहर से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई वो भी यूपी में, नहर से भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यूपी में, ऑल ओवर में भी सबसे ज़्यादा यूपी में, ऑल ओवर में सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब जो आपको पूछा गया है, सॉरी। और पंजाब नलकूप से सर्वाधिक प्रतिशत अगर आता है तो ये भी पंजाब हो जाएगा, लेकिन नहर से मिजोरम आ जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, संपूर्ण भारत की अगर हम बात करेंगे सिंचाई साधनों की, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला साधन नलकूप मिलता है, उसके बाद नहर मिल जाएगा, फिर आपका कुएं, और फिर मिलता है आपका तालाब। ठीक, तो इनको ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सबसे कम जो सिंचित क्षेत्र मिलता राज्य के आधार पर आएगा तो महाराष्ट्र आ जाएगा। और कभी कभार आता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें सिंचाई सबसे कम होती है, तो फिर आपका पश्चिमी भारत का क्षेत्र आपके पास मिल जाएगा, वही महाराष्ट्र वाला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, तो 57 भी यहीं पर सोल्व हो गया कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचित की बात कर रहा है, तो ये यूपी हो जाएगा। फिर प्रतिशत में नलकूप में पंजाब, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसको लिख चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। देखो हमारे पास ब्यास और सतलज नदी का जो संगम होता है पंजाब में, यहाँ पर एक हरिके बैराज है, हरिके बैराज यानी जलाशय, उससे जो है इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसको क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो 1-4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, तो भाई इसमें तो आपका सीधे सीधे आपका पहला ही मिल जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगर हम बात करेंगे सरदार सरोवर की, तो नर्मदा नदी पर मिल जाएगा, और ये चारों राज्य लाभान्वित हैं। वैसे अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक बिजली से संबंधित या सर्वाधिक बिजली उत्पादन किस राज्य में इस परियोजना के तहत होता है, तो तब वो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश आपको मिल जाता है। अगला ध्यान रखना मैटूर, अच्छा मैटूर आपके पास अगर हम बात करेंगे तो नगर सागर आंध्र प्रदेश, मैटूर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, कृष्णा पर है। ठीक है, मयूराक्षी आपके पास पश्चिम बंगाल और साथ में से झारखंड में मिल जाएगा इसी मयूराक्षी नदी पर। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये भी आपके पास कृष्णा में मिलेगा। और हीराकुंड उड़ीसा जो कि किस पर है, महानदी पर, सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, तो 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, 61 था कि सुमेलित नहीं है, तो भाई बहुत आसान है, खस तो आप लगातार उत्तराखंड में तो पढ़ ही रहे हो ना, तो ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपके पास जनजाति मिलती है खस वाली। भारत में लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। देश में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया, ये भी सही है। टिस्को देश में स्थापित पहला सफल रूप से आपका टिस्को मिलता है, टाटा वाला, है ना। और फिर आपका भिलाई लौह इस्पात संयंत्र प्रथम, तो भिलाई आपके पास ये वाला गलत, 1-2 इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। जो भिलाई है भिलाई राउरकेला मिल जाएगा, और एक मिलता है आपके पास दुर्गापुर। ये आपके पास दूसरी पंचवर्षीय योजना में है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बोकारो आ जाएगा। अभी देश देखेंगे इससे संबंधित, चलो जरा आगे है कहीं, हाँ यह तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लौह इस्पात संयंत्र। देखो जो बोकारो है ना, तो बोकारो भी आपका रूस की सहायता से, बोकारो और भिलाई दोनों रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी हो जाएगा, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की सहायता से मिल जाएगा। तो पहले वाला इसमें भी आंसर है। अब देखो एक दूसरे से कनेक्ट ही हैं सब, ज़्यादा कुछ है नहीं।
सही कथन का चयन करें। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा उत्पादक है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा में होता है, ये भी सही है। तीसरा मिलता है कि भारत इस्पात उत्पादन, ऑल ओवर इस्पात की बात कर रहा है, तो तब भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरा नहीं है। तो इसमें भी आपका 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। अगला चलेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है? वेदांता उड़ीसा में इसका मुख्य केंद्र मिल जाएगा। भाई वेदांता की बात करेंगे तो जर्मनी की सहायता से है। ठीक है, नालको की बात करेंगे तो नालको आपका फ्रांस की सहायता से उड़ीसा में। हिंडाल्को की बात करेंगे तो यूएसए की सहायता में, लेकिन झारखंड में नहीं है। जो हिंडाल्को है आपका रेणुकूट यूपी में मिलेगा, वैसे इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में, लेकिन सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र आपका यूपी के रेणुकूट में मिलता है। मालको तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक है, ये आपका इटली की सहायता से। और क्या बचता है हमारे पास? एक बच जाएगा बाल्को, तो बाल्को भाई रूस की सहायता से मिल जाएगा। और एक आपका हिंडाल्को यूएसए है। अगर ये इंडाल्को आता है, इंडाल्को, तो इंडाल्को फिर आपका कनाडा की सहायता से आप पास ये स्थापित मिल जाएगा। और ये क्षेत्र तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जाता है कि किस किस देश की सहायता से है, तो ध्यान रखें। और दोनों चीज़ों में आएगा ये, अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में या अर्थव्यवस्था वाले सब्जेक्ट में भी आती हैं चीज़ें, और यहाँ पर भी आती हैं उद्योग वाली चीज़ें, दोनों जगह पर। कांडला बंदरगाह के संदर्भ में सही कथन का आप लोगों ने चयन करना था। यह एक प्राकृतिक ज्वारीय बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी में से, बिल्कुल सही है, ज्वारीय बंदरगाह इसको कहा जाता है। इसका जो पोत प्रांगण है वो ज्वारीय तट है, पहला वाला बिल्कुल सही है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, बिल्कुल। भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है 1965 में इस बंदरगाह को फिक्स किया गया था, और इसका नाम जो अब होगा वो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, तो ये भी सही है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि नावा सेवा पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। ठीक है, नावा सेवा मुंबई की सहायता के लिए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ये भी आपके पास यही है, नावा सेवा। इसी नावा सेवा का नाम जेल नेहरू के नाम से है। मारमागोवा ज्वारी के तट पर है, मारमागोवा गोवा में है। एनोर देश का पहला कंप्यूटरीकृत तथा निगमित बंदरगाह है। इसको कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा भाई। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना, ठीक। सेतु भारतम भी 16 में है। ग्राम सड़क योजना 2000 में। रेल सेवा का प्रारंभ भारत में, अरे रेल आपका 1853 भाई, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? कोची सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो शिपयार्ड है सबसे बड़ा कोची का है, कई बार ही हो रखा है पेपरों में। एनोर भारत का प्रथम रसायन, तो ये गलत हो जाएगा। एनोर हमने कंप्यूटर के तो निगमित देख लिया। रसायन बंदरगाह की बात करेंगे तो हमारे पास दाहेज मिल जाएगा। जो दाहेज बंदरगाह है ये आपके पास कहाँ पर? गुजरात में, ठीक। निजी बंदरगाह मुंद्रा है सबसे बड़ा, और चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत में सबसे पहला सफल सूती वस्त्र कपड़ा कारखाना, तो पहला देखो वैसे कलकत्ता में मिलता, लेकिन जो सफलता की ये बात कर रहा है तो यहाँ पास आ जाता है मुंबई में। 1854 में कवास जी डाबर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला चलते हैं, किसे सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में, तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई आ जाएगा। भारत में संपूर्ण रूप से वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रमुख अगर हम देखेंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा। अहमदाबाद को 2 नाम मिलते हैं, एक तो आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना, पूर्व का वोस्टन। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आता है कि किस भारतीय नगर को पूर्व का वोस्टन कहा जाता है, तो अहमदाबाद है, ठीक है। अगर फिर ये भी आता है कि भारत का वोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर, ये ब्रिटेन में मैनचेस्टर है और वोस्टन है अमेरिका में, जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का वोस्टन हो जाएगा। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का वोस्टन, या दक्षिण भारत का मतलब मैनचेस्टर। यहां पर ध्यान रखना कि आपके पास सूती वस्त्रों की मतलब ये वाली पूर्व का वोस्टन, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय शहर पूर्व का वोस्टन है, तो अहमदाबाद है। और सिंपल सा कभी कभार अहमदाबाद न हो के आपके पास ओसाका भी आ सकता है। जापान का ओसाका भी आपके पास पूर्व का वोस्टन मिलता है। 72 भाई कौन सा रामसर स्थल सही सुमेलित है? तो बाकी तो ठीक था, लेकिन उदयपुर, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जो उदयपुर झील है वो आपका बिहार में, और अभी हाल ही में ना इनको शामिल किया गया है रामसर वगैरह में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2
1, 3, 4, दूसरा इसमें शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में 58 बाघ रिजर्व है, बिल्कुल। और 58 पता कौन है? अभी ये माधव वाला एमपी में। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा है। और अभ्यारण्य हमने वैसे तो अंडमान निकोबार में देखे, लेकिन राज्यों में अभ्यारण्य फिर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कार्बेट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभी तो देखा ना, नागार्जुन श्रीशैलम। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में था, माधव वाला। कौन सा टाइगर रिजर्व सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही बांदीपुर कर्नाटक। अच्छा, बांदीपुर कर्नाटक है, और एक आपके पास बांदीपुर, एक बांधवगढ़ आता है, वो एमपी में है, तो इसको भी ध्यान रखना। एक जिस नाम वाले हो जाएंगे ना, औरंग हो जाएगा आपके पास असम में, पन्ना आंसर हो जाएगा, क्योंकि पन्ना आपके पास मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं कि सिखना जवलाओं को 2025 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह कहाँ स्थित है? अभी मार्च 2025 में असम में इसको जो है एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको घोषित किया गया है, नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड, अरे बहुत बढ़िया। संजय गांधी की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, महाराष्ट्र में। नामदफा अरुणाचल। दाचीग्राम, ये दाचीग्राम आपके पास जैन के क्षेत्र में मिलता है ना, तो 1, 2, 3 यहाँ पर आप पास हो जाएगा, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलेंगे अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह आपका नागपुर महाराष्ट्र में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सही सुमेलित है? नागार्जुन सागर परियोजना। जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पर है। नाथपा झाकरी सतलज में मिल जाएगा। माता टीला झील, माता टीला बेतवा पर है, ठीक है। और जवाहर परियोजना मिल जाएगा आपके पास जवाहर परियोजना, ये जवाहर परियोजना चंबल में है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके पास सही सुमेलित फिर से 1, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भाई, ठीक है। तो लगातार यही चल रहा है आजकल, मतलब आज वाले पेपर में 1, 2 तो काफ़ी सारे का मिल गया। कौन सी परियोजना सही सुमेलित नहीं है? जामनगर है, पेट्रो रसायन के लिए बिल्कुल है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए। सिंदरी है मध्य प्रदेश में, यह आपका उर्वरक के लिए। 1951 में पहला उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी में स्थापित किया गया है। नेपानगर बहुत बार आता भाई। कागज भी ध्यान रखना, कौन सा? अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में आपको मिल जाता है, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन, ये कई बार आ चुका पेपर में। भारत में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है या सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो आपका थोरियम मिलेगा। डॉल्फिन नोज पहाड़ी, तो डॉल्फिन नोज आपका विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसके पीछे मिले। डॉल्फिन के नाक के समान जो पहाड़ी मिलती है वो आपका विशाखापट्टनम में मिलता है भाई, जो बंदरगाह है, ठीक। अगला भारत का जल विद्युत केंद्र की स्थापना, प्रथम जल विद्युत केंद्र। देखो इन दोनों में से, अब देखो दोनों आ गए, शिव समुद्रम भी आ गया, दार्जिलिंग में जो सिद्रपोंग या सिद्रापोंग के नाम से आपके पास मिल जाएगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में, तो 1897 का है। और 1902-3 का आपके पास मिलेगा कौन सा? शिव समुद्रम कर्नाटक में। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आता है सामान्य रूप से। अगर दोनों आ गए तो फिर दार्जिलिंग वाला, क्योंकि 97 का, तो ये पहले आ जाएगा। और नहीं तो आपका बहुत बार होता है पेपर में कि दोनों में से एक हो, कभी ये होता है कभी ये होता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं, हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका गद्दी जनजाति मिल जाती है ना। जो भेड़ पर चरवाहक वगैरह है तो ठीक है। अबोर की बात करेंगे तो अबोर आपके पास मुख्य रूप से अरुणाचल में मिल जाएगी। लेप्चा आपका सिक्किम में। और थारू की बात करेंगे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति आपको मिल जाएगी। 84 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताया गया है, तो वो आपके पास हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे भी कोलकाता के ही किसी क्षेत्र में है, ठीक है। अगर हम भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर आपका पूर्वी तटीय रेलवे का केंद्र आपके पास मिल जाता है, ठीक है। बाकी तो पूर्वी तटीय अलग है, पूर्वी रेलवे, ठीक है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। अच्छा, उत्तर से दक्षिण में क्रम ध्यान रखना कि सबसे पहले उत्तर में विशाखापट्टनम,
एक, तो इस ठीक है एक हो जाएगा। उसके बाद है मछलीपट्टनम, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में, तो 1 और 3 वाला ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। फिर 2 और चेन्नई और तूतीकोरिन की तो आपको पता ही है। हाँ, शायद कुछ लोगों ने कहना ये था कि पिछली बार जब टारगेट हुआ उसमें इसका बी करवाया है, शायद ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बी तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, शायद ए करवाया था, क्या करवाया था कि इसके बाद चेक करना पड़ेगा, या 4 तो ऐसा कुछ कोई बोल रहा था, लेकिन ठीक है ये सही है। इन दोनों में कन्फ्यूजन था, तो सबसे पहले विशाखापट्टनम, उसके नीचे आपका मछलीपट्टनम मिल जाएगा। हीरक चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, देखो जैसे आपके पास स्वर्णिम चतुर्भुज मिलता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऐसे ही रेल वगैरह से संबंधित आपके पास मिल जाएगा हीरक चतुर्भुज। और वही 4 नगर आपके पास मिल जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 2014-15 का जो बजट था 2014-15, तो इसमें इसको शुरू किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी, ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, तो ये आपके पास मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र सदिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र में दोनों सदिया से धुबरी आप पास मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 की बात करता है, तो 5 हो जाएगा आपके पास ब्राह्मणी नदी पर, यहाँ पर आपके पास तलचर से धमरा, तलचर से धमरा को ये जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 तो बाराक नदी में मिल जाएगा, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो लखीपुर से भांगा नामक स्थान को ये जोड़ता है। तो बीच में आपका 3-4 छूटा, तो 3 वाला भाई कोल्लम से कोटापुरम मिल जाएगा, और चौथा वाले की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास काकीनाडा से मरक्कानम, ऐसे कुछ 2 स्थानों को ये जोड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या मिल रहा है, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 88 की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ हम ये समझ सकते हैं जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे माना सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो सौर ऊर्जा भाई फिर से क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में आपने सौर ऊर्जा नहीं ली तो अगले दिन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसे आप पास पवन ऊर्जा है, चलती रहेगी तो मिलती रहेगी। भूतापीय ऊर्जा भी है, जो भी आपका भूमि के अंदर जो भी आपके पास रसायन वगैरह से आपके पास ये भूख के ताप से मिलेगी, ठीक है। ज्वारीय भी ज्वार लगातार आते रहेंगे। तो यहाँ पर ना सभी के सभी फिलहाल इसमें है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आ जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, जूट मिल, रिसरा या रिसड़ा भी मिलता कभी बार, ठीक है। प्रथम रेशमी वस्त्र वाला हावड़ा कलकत्ता मिल जाएगा भाई, ठीक है। चीनी मिल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि चीनी मिल प्रथम आपका प्रतापपुर यूपी में मिलेगा। सबसे ज़्यादा मैंने यही बताया, मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन पहली वाली यूपी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। पहला, कोर क्षेत्र के उद्योगों में 8 उद्योग शामिल है, बिल्कुल है। दूसरा कहता है कोर क्षेत्र में उद्योगों में उर्वरक, स्टील और विद्युत शामिल है। तो यहाँ पर इसके दोनों के दोनों विकल्प आपके पास सही है। इसके अलावा उर्वरक, स्टील और विद्युत की अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा आपके पास क्या मिल जाएगा, प्राकृतिक तेल, सीमेंट मिल जाएगा, ठीक है, रिफाइनरी, ठीक है, पेट्रोलियम मिल जाता है, पेट्रोलियम या फिर इसको क्या कह सकते हैं, कच्चा तेल। कच्चा तेल आपके पास आ गया, ठीक है। और एक आपके पास आ जाएगा क्या, कोयला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 कोर उद्योग। और ये बहुत बार पेपर में आते हैं। अगर आप पुराने पेपर लगातार देखते हो आयोग के, तो निसंदेह आपको पता होगा कि भाई हमारे पास 8 क्षेत्र में पूछा गया कि इनमें से कौन सा है, मतलब कौन सा नहीं है, इस तरीके से, तो ध्यान रखेंगे। 91 है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये आपका 2015-16 में शुरू की गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कच्छ का छोटा रण जंगली गधे के लिए भाई, ये भी बिल्कुल सही है। दाची ग्राम एक सींग वाला गैंडा, ये अलग हो जाएगा। दाची ग्राम जो है ना, ये आपका हंगुल मृग वगैरह की प्रजाति, उसके लिए एक सींग वाला गैंडा की बात करेंगे तो ये काजीरंगा में आपके पास मिल जाता है, ठीक हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट अगला, फिर आगे चलेंगे कि कौन सा पक्षी अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है। पहला आपके पास है सलीम अली, तो गोवा में। नल सरोवर की बात करेंगे तो नल सरोवर आपके पास मिल जाएगा भाई गुजरात में।
ओखला दिल्ली और सुल्तानपुर हरियाणा। सलीम अली को थोड़ा सा देखेंगे, सलीम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। अगर सलीम अली के नाम से आपके पास नेशनल पार्क आता है तो J&K में है, सलीम अली पक्षी विहार आएगा सीधे सीधे तो गोवा में। लेकिन अगर आता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र, तो तब आपके पास कोयम्बटूर में ये मिल जाता है। 94 निम्नलिखित में से कौन सही है, सही सुमेलित है? हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण 1992, मगरमच्छ 1975, गिद्ध संरक्षण हो जाएगा 2006, कछुआ वाला इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिम तेंदुआ 9 में से ये, गंगा डॉल्फिन, हाँ गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार, तो भाई मैंग्रोव वनस्पति का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो आपका पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। जो भी सुंदरवन डेल्टा आपका प्रसिद्ध रूप से यहाँ पर मिलता है ना, मैंग्रोव वनस्पति जो कि आपका दलदल भूमि में पाई जाती है उसको मैंग्रोव कहा जाता है। ज्वारीय वनस्पति या दलदली वनस्पति उसको नाम दिया जाता है। अगला है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में इनको काल वैसाखी कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम की बात करेंगे तो ये कर्नाटक क्षेत्र में कॉफी वर्षा के रूप में भी इसको जाना जाता है, कॉफी वर्षा भी इसको कहा जाता है। आम्र वर्षा की बात करेंगे तो केरल में हो जाएगा, मानसून से पहले की वर्षा। और नार्वेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो नार्वेस्टर पूर्वी भारत में मिलेगा। नार्वेस्टर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूर्वी भारत है, लेकिन अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके पास नार्वेस्टर हवाओं की बात की जाती है तो तब ये न्यूजीलैंड की स्थानीय पवनें भी है। एक जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत, उसके लिए एक टर्म आता है सीधे सीधे यहाँ पर आपका क्या, बारदोली छीड़ा। उसी बारदोली छीड़ा को ये अलग अलग नाम से, जैसे आपको यही बारदोली छीड़ा का ही रूप मिलता है ये भी, तो काल वैसाखी उसको पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे महाबट, तो महाबट या महाबट की बात करेंगे, महाबट, तो महाबट आपका जो वर्षा है वो आपका राजस्थान में मिलती है। शीतकाल में, भारत में शीतकाल में जो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसको राजस्थान क्षेत्र में मावट। अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्दों में मिलेगा भाई कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो मावट आ जाएगा। अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो भाई पहला है कि आपके पास किसान कॉल सेंटर 2004, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। इससे पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो था ना 1999-2000 की, तो उसको समाप्त करके यहाँ पर PM फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई है। अगला प्रधानमंत्री किसान संपदा तो अगस्त 17 में है, और प्रधानमंत्री अगर हम बात करेंगे किसान मानधन योजना की तो ये आपके पास सितंबर 2019 में मिल जाएगा। तो सही सुमेलित फिर वही 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर मिल जाएगा। अगला हमारे पास आता क्वेश्चन कि विभाजन के पश्चात भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? बुरी तरह प्रभावित का मतलब है कि जो आपका क्या है, लगभग खत्म की कगार पर है। तो हमारे पास जूट और रुई उद्योग ऑप्शन नंबर 4, ये जो है आपका बाकियों की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो इसमें कम विकास वगैरह आपके पास मिल जाता है। 100 आ जाएगा भाई कि हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, ठीक है। तुंगभद्रा कर्नाटक हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। वो संजय गांधी वाला पीछे हम देख चुके हैं। तो इसमें आपका सही सुमेलित फिर से वही 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 वाला सही नहीं था, ठीक है ना। तो हो गए, सो खत्म बात। अब यहाँ पर देखो, ये तो था आपके पास जो पेपर था उसका सॉल्यूशन। टॉपिक को सॉल्व करना अलग चीज होती है, अभी तक नहीं किया तो आगे यही करना कि भाई जो भी आपको टॉपिक मिले मंडे से उसको अपने हिसाब से वन लाइनर या जो भी कुछ फैक्ट वगैरह में उसको लिखो एक तरफ से। शनिवार को पेपर होगा तो फिर आपको पास संडे को सॉल्व करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जो नोट्स आपने बनाए उनमें से ही होगा। और बहुत सारे लोगों को मैं लगातार कहता रहता हूँ ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी कि भाई सॉल्व करो, लेकिन बहुत सारे लोग लाते भी हैं, बहुत सारे अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऑफलाइन में बिल्कुल 15-15, 17-17 पेज का सॉल्यूशन भी लेके आ रहे हैं, और अच्छी बात है, आपका फायदा है। टाइम लगेगा, टाइम तो हर किसी चीज़ में लगेगा ना भाई, ठीक है। लेकिन अभी ये सोचना नहीं यार टाइम लगेगा, छोड़ो, बाद में टाइम वो भी नहीं मिलने वाला। अभी हो जाएगा तो बाकी ठीक है, बाद में रिवीजन के लिए चीज़ें रहेंगी, है ना। तो ध्यान रखना, इन चीज़ों का टॉपिक क्लियर करते चलें, बस इसी उद्देश्य से यहाँ पर आपका संस्थान में टारगेट टेस्ट कराए जाते हैं। जो लोग नहीं आते हैं तो भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता अब, ठीक है, क्योंकि हम बहुत कह के थक गए।
और शायद ऑफलाइन में जो लोग आते हैं उन्हीं से पता कर लेना कि हम ही हैं शायद जो इतना पीछे लगे रहते हैं आप लोगों के कि भाई करो, ये करो, वो करो, ये किया या नहीं किया, सोल्यूशन किया या नहीं, डेली चेक करना। फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, ध्यान रखना। फीस चेक होती है सीधे सीधे, कार्ड चेक होते हैं गेट पे, अगर है तो ठीक है, नहीं तो जाओ भाई, ख़त्म बात। कोई कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा वाली बात होती है। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि करना आपको ही, हम बस बोल सकते हैं खाली। ठीक है ना। चलो, तो मिलेंगे आपको अगले किसी पेपर के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।